नमस्कार, संस्कृति यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत विविधताओं का देश है। धर्म, संस्कृति और जीवन शैली के अतिरिक्त प्रकृति ने भी भारत को एक विविधता की सौगात दी है, जिसे हम सब ऋतु या मौसम के नाम से जानते हैं। विविध भौगोलिक स्थितियों के चलते यहाँ हर मौसम का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। यूं तो हर मौसम अपने आप में कुछ न कुछ विशेषता लिए हुए है, लेकिन वर्षा ऋतु का अपना अलग महत्व है। महाकवि कालिदास से लेकर मुंशी प्रेमचंद और ऐसे ही असंख्य साहित्यकारों और कवियों ने अपने अपने शब्दों में इस विशेष ऋतु का अनोखा वर्णन किया। किसी ने इसे प्रकृति में नवजीवन का आधार कहा, तो किसी ने फसलों के लिए ऊर्जा का संचार कहा, तो कुछ ने इसे प्रेम और विरह की ऋतु बताया। सच भी है कि वर्षा के आगमन के साथ ही दसों दिशाओं में हरियाली छा जाती है, नदियां और पोखर लबालब हो जाते हैं और ग्रीष्म की तपन का अंत होता है। एक कृषि प्रधान देश के लिए इससे बड़ी और क्या सौगात होगी। इस वर्ष की वर्षा ऋतु के इंतजार के साथ आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक झलकियों की ओर, संस्कृति यात्रा के पहले पड़ाव साप्ताहिकी में। भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप देने वाली एक अनूठी प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का शीर्षक था अयोध्या कांड, जिसमें वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित दुर्लभ पहाड़ी लघु चित्रों यानी मिनिएचर को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी में शामिल चित्र न सिर्फ धार्मिक और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत में लघु चित्रों की उत्कृष्ट परंपरा को भी दर्शाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विभूतियों प्रोफेसर भरत गुप्ता, प्रोफेसर रतन कुमार परिमू, अद्वैत चरण गणनायक, राधा कृष्ण स्थापति और बेगम बतूल का भव्य अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता की सांस्कृतिक विदुषी और नृत्य गुरु पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह ने। इस अवसर पर केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की भी गरिमामय उपस्थिति रही। डॉक्टर सोनल मान सिंह ने सभी सम्मानित अतिथियों के योगदान को भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग बताया। सम्मानित अतिथियों ने अभिनंदन के लिए आईजीएनसीए का आभार प्रकट किया। साप्ताहिकी के बाद अब हम चलते हैं अगले पड़ाव विशेष की ओर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के खूबसूरत पहाड़ी राज्य में, जहां पर्वत है, बादल हैं और है भारत में सर्वाधिक होने वाली वर्षा। यह है मेघों का घर कहे जाने वाले उत्तर पूर्व भारत का एक सुंदर राज्य मेघालय। यहाँ सिर्फ वर्षा और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ निवास करने वाली विविध जनजातियों के लिए भी जाना जाता है। खासी, गारो और जयंतिया जैसी जनजातियां इस राज्य की संस्कृति की संवाहक है। इनकी बोलियां, रीति रिवाज, पहनावा और जीवन शैली सब कुछ अनोखा है। आज के इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे आधुनिकता और संस्कृति के सामंजस्य से ये जनजातियां सामाजिक विकास के साथ ही अपनी पुरानी परंपराओं को आज के दौर में भी जीवित रखे हुए हैं। इनके जीवन को और करीब से जानते हैं और देखते हैं फिल्म ट्राइब्स ऑफ मेघालय के कुछ अंश। Meghalaya, the abode of clouds. The state which can proudly boast of unparalleled scenic beauty, steep hills, many cascading waterfalls, and interesting people. This is a state which can mesmerize anyone with the unique culture and customs of its three major tribes: the Khasis, the Jaintiyas, and the Garos. All the three tribes live in areas which are clearly demarcated as the Khasi Hills,
the Jaintia Hills, and the Garo Hills, which together comprise the state Meghalaya. The state shares its borders with Assam and Bangladesh and is situated in the northeast of India. The state's capital city Shillong is just a 4-hour drive from Dispur, the capital of Assam, and yet, despite its proximity and easy accessibility thanks to the good roads, the state is very different from the neighboring Assam in every aspect of life. In fact, the scenario and climate start changing from Nongpo, which is a small town just bordering Assam. This is a place where most visitors to Meghalaya stop to have tea and snacks. Selling a variety of special pickles of the state. From bamboo shoot pickles to pickles made with dry fish. These betel nuts and pan in fact are grown in abundance in the hills of Meghalaya and are a source of livelihood for a large number of people in the state cutting across the 3 tribes. Apart from selling raw pan leaves, the local people are also involved in betel nut cultivation and processing. Meghalaya is a major supplier of betel nuts to the whole of India and Bangladesh. Such a meeting is called Mela. The Garo marriages too are unique. In the traditional Garo societies, the relatives of a girl who has attained marriageable age just go to the central boys' dormitory, which are located in the middle of each village and which is the place where unmarried boys are trained in different aspects of life. From this place, the girl's relatives just pull out any boy according to their choice and forcibly bring him to the prospective girl's house. Here, the girl proposes to the boy if she finds him to her liking. The boy is then pushed into a room and locked in with the girl for a whole night. If the couple consummate their relation and want to marry after the night, the girl publicly smokes a bidi and offers it after a few puffs to the boy, who then accepts the bidi and smokes the remaining half. A priest is then called and the marriage ceremony is performed. Yay! Chijeng namungna, salji namungna, dua dudira, songjamira, mne dongakta, ta sikhakta, sikri nibiakta, batagong ipanakta. Yay! Offerings of chicken and beer are first made to the Garo gods and then consumed by the whole community as the marriage feast. If the couple do not want to marry, the boy throws the bidi away or refuses to smoke it, and both the partners then go their own ways without any stigma to either. This can be seen in their most famous Wangala festival, which is a festival of thanksgiving for good crops to their harvest gods, especially to sun god, whom the Garos call Salijong. The Wangala, celebrated in November, marks the end of toiling, after which the crops are cut. And thus, this is a time for merrymaking. Garo men and women come out at this time in full traditional gear to beat their drums called Madjong and dance respectively. Like the dancers, the singers and musicians too occupy a very important and respectable place in the Garo society.
Yamisi Atman Tikmano Kasruka Aman Asongo Oinangu Bulsingi Seko Ansinga Anchini Wangalo. He also plays the Singatek. This is their famous 4-day-long Bendengklam festival celebrated in the month of July. A specially hewed long log of wood plays an essential part in this festival. The log symbolizes the ancestral mother. It is carried to a specially made mud pool called Etnar, which replicates the paddy fields. As the log is brought in, hysterical crowds rush to touch the log. A mere contact with this ceremonial log is supposed to bring back vitality and health. On the fourth and last day, called Muchai, the activities reach another frenzy as tall, almost 4-story high structures made out of bamboo, colored paper and tinsel, which are called rots, are pulled up to the same mud pool. Lowering of these structures into the Etnar marks the end of the festivities. The dances and festivities of the Khasis are equally colorful and vibrant. A good example is the famous 5-day-long Shad Nongkrem festival celebrated in November each year, which sees young men and women of this community dancing their famous Nongkrem dance. A festival of thanksgiving for rich harvests to the all-powerful goddess Kablei Senshar, the Nongkrem festival includes many sacrifices of goats and much merrymaking. Young Khasi men, splendidly dressed in colorful dhotis, embellished jackets, plumed turbans and glittering ornaments, dance vigorously holding a sword in their right hands and yak hair whisks in their left hands. The swords depict the importance for valor in men in the Khasi society. Pretty Khasi maidens wearing magnificent silks and many ornaments, including crowns on their heads, move in with slow, graceful steps. This festival, held annually at Smit, the capital of the Kairam Siemship near Shillong, sees active participation of the Khasi king, who is called Siem. Modernity, however, has seeped in. As Shillong, their capital city, is a hub of educational institutes, young people from all over the country have flocked here. This intermingling has somewhat diluted the traditional customs. As influenced by modern ways, many Khasi, and in fact youth of the 2 other communities as well, do not always follow their old customs and rituals. This is sad. All the 3 tribes of Meghalaya have a glorious and unique history, customs, rituals and culture. They must be preserved because this is the heritage, the real wealth of the state. अभी आपने देखा
ट्राइब्स ऑफ मेघालय फिल्म के कुछ अंश, जहां संस्कृति, परंपरा और जनजातीय जीवन का एक अनूठा संगम नजर आया। आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव धरोहर की ओर। जब भी हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो एक गर्व की अनुभूति होती है। शास्त्रीय संगीत केवल गायन नहीं, हमारे संगीत घरानों की सैकड़ों वर्षों से संजोई हुई विरासत की अभिव्यक्ति है। आज धरोहर के इस पड़ाव में आपको लेकर चल रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की बेहद प्राचीन विधा ध्रुपद गायन की ओर, जहां ध्रुपद गायन के दो अनमोल रत्न डॉक्टर प्रशांत मलिक और डॉक्टर निशांत मलिक एक मंच पर होंगे। ये दोनों युवा कलाकार दरभंगा घराने की 500 साल पुरानी ध्रुपद परंपरा को अपने पूर्वजों की तरह ही निष्ठा और गहराई से आगे बढ़ा रहे हैं। ध्रुपद में जहां एक ओर अनुशासन है, दूसरी ओर भाव की गहराई भी है। इसमें सिर्फ संगीत नहीं बल्कि साधना की भी महक है। तो चलिए अपनी विरासत से जुड़ते हैं सुरों के इस पवित्र संगम के साथ और ध्रुपद की इस अद्भुत प्रस्तुति का आनंद उठाते हैं।
प्राकृतिक सौंदर्य से दरभंगा घराने का ध्रुपद गायन और फिर वापसी मेघालय की ओर। संस्कृति यात्रा में आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव माटी सुगंध में। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक अहम परियोजना चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक दिखाने आज आपको लेकर चल रहे हैं मेघालय के खूबसूरत गांव दावकी। दावकी गांव उमंगोट नदी के किनारे स्थित है। ये गांव प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वप्न लोक से कम नहीं। यहाँ बहती है उमंगोट नदी, जिसकी खासियत है इसकी स्वच्छता, यानी शीशे जैसी पारदर्शी जलधारा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नाव पानी पर नहीं हवा में तैर रहा हो। तस्वीरों में यह दृश्य जितना सुंदर दिखता है, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। तो संस्कृति यात्रा के अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में चलते हैं भारत बांग्लादेश सीमा के करीब बसे दावकी गांव की ओर। दावकी गांव अपने आकर्षक उमनगोट नदी के लिए पर्यटकों के बीच सबसे प्रसिद्ध है, जिसे दावकी नदी के रूप में भी जाना जाता है। और गांव की कुल जनसंख्या 483 है। बच्चों की उचित शिक्षा के लिए गांव में एक प्राइमरी स्कूल उपलब्ध है। पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं का गांव में बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। गांव में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म का पालन किया जाता है, जहां पर मां काली का मंदिर, चर्च और मस्जिद भी देख सकते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग प्यार और स्नेह के साथ रहते हैं। दावकी नदी अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो इस जगह को घेरे हुए है और एक प्रकृति प्रेमी के लिए स्वर्ग की तरह लगती है। नदी को उमनगोट कहा जाता है, जो जयंतिया पहाड़ियों से दावकी गांव में बहती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। ये मेघालय में स्थित शिलांग से 100 किलोमीटर दूर है। दावकी एक छोटा गांव है और इसे स्थानीय पर्यटन के साथ भारत के सबसे स्वच्छ नदियों में एक सा माना जाता है। उमनगोट नदी पर आमतौर पर्यटक नाव की सवारी के लिए दावकी आते हैं। मार्च अप्रैल महीने के बीच आयोजित होने वाली नौका दौड़ को भी देखने आते हैं। गांव में एक दावकी ब्रिज है, जो NH40 से जुड़ा हुआ है और उमनगोट नदी पर बना एक सस्पेंशन ब्रिज है। पुल के नीचे देखने पर नीले हरे ताजे पानी के माध्यम को देख सकते हैं। पारंपरिक खासी महिला पोशाक को जैनासिम या धारा कहा जाता है। जैनासिम में सामग्री के 2 टुकड़े होते हैं, जो कंधे पर बंधे होते हैं। पारंपरिक खासी पुरुष पोशाक एक जिम्फोंग है, बिना कॉलर वाला एक लंबा बिना आस्तीन का कोट, जिसे सामने की तरफ से बांधा जाता है। गांव के लोग रोंगा कुसी उत्सव मनाते हैं। इस दौरान लड़कियां रात में और लड़के दिन में नृत्य करते हैं। ये त्योहार परंपरा और आस्था दिखाने के लिए मनाया जाता है।
ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अपने सुझाव में जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskritti.ignc@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।